बिना लाइट जलाए ओवरटाइम। ये सुनकर राजेश कुमार थोड़ा हैरान हो गए। ये कैसा काम है? क्या सच में इस तरह ओवरटाइम किया जा सकता है? मुझे शुरू भी मत करो, मुझे गाली देने का मन कर रहा है। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने लाइट बंद करके ओवरटाइम करने का आइडिया सोच लिया। ओवरटाइम में पहले से ही ओवरटाइम का वेतन नहीं मिलता और अब तो लाइट या एयर कंडीशनिंग भी नहीं जलाई जाती। आधी रात को अंधेरा और ठंड है, ये कैसा घिनौना काम है। तभी एक और व्यक्ति ने उनकी बात संभाली और बोला। उसकी आंखें गुस्से, क्रोध और असंतोष से भरी थीं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, मानो अगले ही पल उन्हें तोड़ देगा। दोपहर में काम से छुट्टी होते ही दरवाजे बंद कर देते हैं और लाइटें बुझा देते हैं। अंधेरे में खाना खाते और ओवरटाइम करते हैं। हम पहले ही इतनी देर से काम से छूटते हैं और हर रोज़ हमें अगले दिन के लिए खाना बनाना पड़ता है। हमारे पास इतना समय कहाँ से आता है? ये बेवकूफ़ नया नेता सच में बहुत बेवकूफ़ है। हाँ, वह बहुत बेवकूफ़ है। अगर आजकल नौकरी पाना इतना मुश्किल न होता तो मैं अभी ही नौकरी छोड़ देता। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल है। राजेश कुमार वहाँ हक्का बक्का होकर सुन रहा था। क्या ओवरटाइम ऐसे भी किया जा सकता है? इस समय उसके दिमाग में बस एक ही बात थी। उसे उनके ओवरटाइम की सच्चाई पहले ही पता चल चुकी थी और वह शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए रोहन वहाँ कतार में नहीं लगा बल्कि उनकी जगह ले ली। वह मुड़ा और वहाँ से चला गया। बाहर जाकर उसे अचानक एक कॉन्फ्रेंस रूम मिल गया जहाँ वह भार्गव के आने का इंतजार करने लगा। शुक्र है कि उसने सिस्टम पॉइंट्स चेक कर लिए, वरना 1-2 महीने बाद उसे डर था कि वह बर्बाद हो जाएगा। उसे लगा कि भार्गव को ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली बार उससे बात करने के बाद पॉइंट कटने की कोई और घटना नहीं हुई थी। इस बार उसने ये भी कहा था कि उसने कंपनी की पारंपरिक संस्कृति उनमें डाल दी है। तो फिर समस्या उनकी कंपनी के अंदर ही किसी की होगी। क्या अब भी रुके हुए लोगों में बॉस माँ का जासूस हो सकता है? वह बाद में भार्गव से बात करेगा। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन भी चमक उठी। भार्गव का फ़ोन था। उसने फ़ोन पर नज़र डाली, सीधे फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से भार्गव की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं कंपनी में हूँ। आप अभी कहाँ हैं? राजेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के नंबर की ओर देखा और सीधे जवाब दिया, मैं कॉन्फ्रेंस रूम 3-1 में हूँ। सीधे आ जाए। ठीक है, ज़रा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। भार्गव ने तुरंत जवाब दिया और फ़ोन रखते ही रोहन देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और ऊपर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर में वह आ पहुंचा। माफ़ करना बॉस, मुझे देर हो गई। कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल होते ही रोहन ने सबसे पहले माफ़ी मांगी। राजेश कुमार को कोई आपत्ति नहीं हुई। उसने हाथ हिलाया और कहा, बैठ जाए। भार्गव ने अपने पास वाली कुर्सी ढूंढी और बैठ गया। वह सीधा बैठ गया। राजेश कुमार के गुस्से का इंतजार कर रहा था। उसने बॉस के जादुई हथकंडों का अनुभव कर लिया था और कोई भी विचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। बॉस द्वारा दी गई नकारात्मक जानकारी और वीडियो को याद करके उसे यकीन था कि उसके पास जानकारी के अपने स्रोत हैं। चूंकि बॉस ने कहा था कि कोई ओवरटाइम कर रहा था, इसलिए यह बात कमोबेश सच थी। यह उसकी गलती थी कि उसने इन मामलों को ठीक से नहीं संभाला और सिर्फ कंपनी और उसके व्यवसाय पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि उनके कर्मचारी वाकई ओवरटाइम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत निराश हूँ। ओवरटाइम की समस्या फिर से क्यों आ रही है? मुझे आपको पहले कई बार बताना चाहिए था, है ना? राजेश कुमार ने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उनका शांत मन बेचैन हो उठा। उनके दिल में गुस्सा उमड़ आया और वे थोड़ी निराशा के साथ बोले, ये समस्या 1-2 बार क्यों होती है? उनकी योग्यता तो बहुत अच्छी है, लेकिन कर्मचारियों के ओवरटाइम करने के मामले में वे इतने लापरवाह क्यों हैं? उन्हें कई बार कहा गया है, लेकिन बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाती है, मानो कुछ कहा ही न गया हो। वे अब भी इतने उदासीन हैं। इस बार उन्हें अपनी पूंजीवादी सोच सुधारनी होगी। एक बड़ी समस्या है, उनकी कंपनी में ऐसे नेता नहीं हो सकते जो ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों की परवाह न करें। इस मुद्दे को कंपनी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। माफ़ करना बॉस, प्रबंधन ठीक से न कर पाने की गलती मेरी है। मैंने आपको निराश किया है। भार्गव तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और खुद पर विचार करते हुए बोले। राजेश कुमार ने आगे कहा, मुझे लगता है आपका इरादा ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि आप सीईओ हैं, इसलिए आपके अधीनस्थ जो करते हैं वह आपकी समस्या है। आपको उन्हें अच्छी तरह से संभालना होगा। हाँ बॉस, इस बार मैंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। राजेश कुमार ने हाथ हिलाकर कहा, बैठ जाए। बाद में आप जाकर पता लगाए कि क्या हुआ था और यह नीति किसने लागू की थी। उसे अपना सामान पैक करके तुरंत बाहर निकाल दीजिए। मेरी कंपनी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस समय राजेश कुमार, अब वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। किस बेवकूफ़ ने इतना अच्छा काम किया कि उसकी बातें इतनी नकारात्मक हो गईं? भार्गव ने सावधानी से पूछा, बॉस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कौन सी नीति है?
काम का समय होते ही दरवाज़ा बंद कर देना, फिर बिना लाइट जलाए अंदर ओवरटाइम काम करना, यहाँ तक कि उन्हें खाने का समय भी नहीं देना। बंदी भी इतने दुखी तो नहीं होते, है ना? ये सुनकर भार्गव भी चौंक गया। यह उसके निर्देश से बिल्कुल अलग था। दरवाज़ा बंद करना और लाइटें बुझाना तो पहले निकलने के लिए था। यह उनके लिए अंधेरे में ओवरटाइम काम करने जैसा कैसे हो गया? माफ़ करना बॉस, किसी ने मेरी बात गलत समझ ली होगी। मैं अभी जाकर ठीक करता हूँ। भार्गव ने अपनी बात खत्म की और जाने ही वाला था। तभी दरवाजे के बाहर कई लोग आ पहुँचे। वे दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़े थे, दस्तक देकर अंदर आने ही वाले थे। भार्गव ने राजेश कुमार की तरफ देखा और कहा, दरवाजे पर जो लोग हैं वे वही अधिकारी हैं जिनसे मैंने पिछली बार बात की थी, बॉस। क्या मुझे बाहर जाकर उनसे बात करनी चाहिए? राजेश कुमार ने मना कर दिया। वह बहुत उत्सुक था कि कौन सी प्रतिभा शब्दों को इस अर्थ में बदल सकती है। ज़रूरत नहीं है, सीधे उन्हें बुलाओ। मैं भी सुनना चाहता हूं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप पूछ रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं बस सुन लूंगा। ठीक है बॉस। भार्गव बाहर गया और सबको अंदर बुलाया। उन्होंने अपने चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की और पूछा, महाप्रबंधक जी, आप आते समय नमस्ते क्यों नहीं बोले? उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में राजेश कुमार को भी देखा, लेकिन लंबे समय से कार्यस्थल पर मौजूद बूढ़े लोमड़ियों की तरह सभी ने उन्हें न देखने का नाटक किया। क्या मुझे जहां जाना है, क्या आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है? भार्गव ने पलटकर जवाब दिया, नहीं नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। हिम्मत नहीं होगी। बूढ़े लोमड़ियों ने बार बार हाथ हिलाए, लेकिन ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम सबने वही किया जो मैंने पिछली बार कहा था? भार्गव ने मुद्दे पर आते हुए उनसे सवाल पूछना शुरू किया। महाप्रबंधक जी के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वे जवाबदेही मांगने आए हों। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा और जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। आखिरकार उन्होंने सर्वसम्मति से डोंगे को जवाब देने के लिए आगे बढ़ाया। पिछली बार उन्होंने ही महाप्रबंधक जी की बातों को समझाया था, इसलिए अब उन्हें ही जवाब देना चाहिए। डोंगे ने उनकी तरफ देखा और वे सब एक कदम पीछे हट गए और मन ही मन कोसते हुए बोले, कोई वफादारी नहीं। फिर उन्होंने झट से मुस्कुराकर भार्गव को समझाया, महाप्रबंधक जी, हमने आपके निर्देशानुसार सब कुछ किया है। भार्गव का चेहरा उदास हो गया और पूरा कॉन्फ्रेंस रूम थोड़ा ठंडा हो गया। उसने हल्के गुस्से से कहा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या आपको यकीन है? डोंगे महाप्रबंधक जी के प्रभावशाली आभामंडल से इतना अभिभूत हो गया कि वह मुश्किल से बोल पाया। दोबारा बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। महाप्रबंधक जी का स्वर और भी नाराज हो गया। डोंगे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने विशाल पिछले अनुभव के साथ उसने झट से जवाब दिया, महाप्रबंधक जी, आपने जो भी निर्देश दिए थे उनका ध्यान रखा गया है। आपने जिन नारों का जिक्र किया था उन्हें मैंने तुरंत किसी से दीवार पर चिपकाने को कहा था। आपने आते ही उन्हें देखा होगा, है ना? महाप्रबंधक जी ने असंतुष्ट होकर कहा, मैंने उन्हें देखा था। दीवार पर लगे नारों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आपने वाकई उनका पालन किया या नहीं, यह अलग बात है। डोंगे के हाथ हल्के से कांपने लगे। क्या उसने महाप्रबंधक जी के कहने का मतलब गलत समझा था? क्या वह सचमुच नहीं चाहता था कि वे ओवरटाइम करें? उसने अपना बचाव करते हुए जवाब दिया, जरूर, महाप्रबंधक जी के निर्देशों का पालन किया गया था। आप कंपनी की लाइटें और दरवाजे देख सकते हैं। काम के बाद से वे जले नहीं हैं। शुक्र है उसने अपने लिए एक विकल्प छोड़ रखा था। महाप्रबंधक जी शायद तुरंत इसकी जांच नहीं कर पाएंगे। वे समय के अंतर का उपयोग करके कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये सुनकर महाप्रबंधक जी का गुस्सा और भड़क उठा और वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन राजेश कुमार उसी क्षण जोर से हंस पड़े। छी, खांसी खांसी, माफ कीजिए, कृपया जारी रखें। वे सचमुच खुद को रोक नहीं पाए। इस व्यक्ति के शब्द वाकई मजेदार थे। डोंगे ने उन्हें घूरा। ये व्यक्ति कौन था? इसकी इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या यह उनकी कंपनी का हो सकता है? क्या वह महाप्रबंधक जी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था? डोंगे को फिर से समझ आ गया। उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, महाप्रबंधक जी, मैंने आपके सभी निर्देशों का पालन किया है। कृपया विभाजनकारी बातें न सुनें और हमें हतोत्साहित न करें। उन्होंने राजेश कुमार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। अफसोस की बात है कि रोहन राजेश कुमार की पहचान नहीं जानता था, वरना वह ऐसी बातें कहने की हिम्मत कभी नहीं करता। महाप्रबंधक जी भी उसकी बातों का मतलब समझ गए। वह खुद को मेज पर हाथ थपथपाने से रोक नहीं पाए और गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? क्या तुम्हें खुद सच नहीं पता? डोंगे को कुछ कुछ समझ तो आया, लेकिन एक अनुभवी होने के नाते वह कैसे मान सकता था? वह लगातार बड़बड़ाता रहा, महाप्रबंधक जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाप्रबंधक जी पूरी तरह से भड़क गए। तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे लगता है तुम बिल्कुल समझ गए हो। लगता है तुमने मेरी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही जो बातें बताई थी और तुमने तुरंत मान लेने का नाटक किया। क्या
कुछ ही दिनों में क्या तुम भी मेरी ही जगह चाहोगे? महाप्रबंधक जी के शब्द और भी गंभीर होते गए। डोंगे भी घबरा गया। उसने समझाया, महाप्रबंधक जी, मेरे मन में ऐसे विचार कभी नहीं आए। लेकिन तुम जो कह रहे हो वह बहुत गंभीर है। मैंने सचमुच वो सब किया जो तुमने कहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाहर जाकर देखो कि दीवार पर वो चीज़ें हैं या नहीं। ये चीज़ें सिर्फ दिखावे के लिए हैं। ज़रूरी बात यह है कि क्या तुमने सच में वो किया है। मुझे पहले ही सही जानकारी मिल चुकी है। क्या तुम सच में उसे छिपाना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वह अभी भी बेवकूफ़ी का नाटक कर रहा था। महाप्रबंधक जी अब उसकी कुतर्कबाजी नहीं सुनना चाहते थे और सीधे उसकी पोल खोल दी। मेरी समझ से लाइट बंद करने के बाद हर रात अंधेरे में सब लोग ओवरटाइम काम करते हैं। काम खत्म होते ही दरवाज़ा बंद कर देते हो। सब खाना भी नहीं खा पाते और उन्हें हर रात इतनी देर से घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। मेरी बात में कोई बुराई तो नहीं है ना? मान भी रहे हो ना? डोंगे भी हक्का बक्का रह गया। उसे इतनी साफ साफ कैसे पता चल गया? क्या कोई अंदरूनी सूत्र था? उसकी नज़रें कतार में बैठे लोगों पर टिकी थीं। ज़रूर तुम ही होगे, है ना? उसने आगे कहा, तुम सिर्फ एक इंसान की बात पर मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। इस मामले में मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ है। मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। महाप्रबंधक जी, क्या आपके बगल वाले ने आपको बताया था? महाप्रबंधक जी ने थोड़ा सिर हिलाया और उनकी बात देखते रहे। उन्हें सकारात्मक जवाब मिला और वे विजयी भाव से मुस्कुराए। उन्हें ये बात पता थी, अगर उनके पीछे कोई अंदरूनी सूत्र नहीं बोल रहा था तो महाप्रबंधक जी को ये कैसे पता चल सकता था? ये व्यक्ति ज़रूर उनकी कंपनी का ही होगा। वह मन ही मन हिसाब लगाने लगा। महाप्रबंधक जी, आप उनकी बातों पर यूं ही यकीन नहीं कर सकते। आप मेरे पीछे बैठे लोगों से पूछ सकते हैं, वे मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। वह पीछे खड़े लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा तो देखा कि वे एकदम तालमेल में एक कदम पीछे हट गए हैं। कुछ बुजुर्ग, उसने मन ही मन कोसा। वे उसकी गवाही देने को तैयार नहीं थे, इसलिए वह खुद पर ही भरोसा कर सकता था। उसने राजेश कुमार पर कीचड़ उछालते हुए कहा, महाप्रबंधक जी, आपके पीछे बैठे इस कर्मचारी ने अपने काम में कुछ गंभीर गलतियां की हैं और हम उसे नौकरी से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी बातें अविश्वसनीय हैं। ये सब उसके अपने फायदे के लिए है, इसलिए उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। महाप्रबंधक जी चौंक गए। बॉस ने इस कंपनी में कब ज्वाइन किया? उसे कैसे पता नहीं चला? राजेश कुमार भी चौंक गए। क्या यह आदमी सचमुच सीधे मुंह झूठ बोल सकता है? क्या वह खुद को उनकी कंपनी का कर्मचारी समझता था? राजेश कुमार ने अभी बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्हें बीच में ही टोक दिया गया। राजेश कुमार को बोलते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से उन्हें टोक दिया, कहीं ऐसा न हो कि वे कुछ ऐसा कह दें जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। महाप्रबंधक जी, हमें इस पर और बात करने की ज़रूरत नहीं है ना? बस इस आदमी को नौकरी से निकाल दो। इसने पहले ही बहुत बड़ी गलती कर दी है और यह अभी भी कलह फैला रहा है। इसके इरादे बहुत ही खराब हैं। महाप्रबंधक जी भी बोलना बंद कर दिया। राजेश कुमार की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर इशारा किया कि क्या उन्हें कुछ कहना है। राजेश कुमार ने महाप्रबंधक जी की नज़रों का सामना किया। उन्होंने एक पल सोचा, चलो इस आदमी का पर्दाफाश अभी नहीं करते, इसकी कारगुजारी देखते हैं। यह आदमी काफ़ी दिलचस्प था। राजेश कुमार ने सीधे कहा, आपने जो कहा उसकी सच्चाई को एक तरफ रखते हुए सिर्फ इस ओवरटाइम वाले मुद्दे पर आप इसे नकार तो नहीं सकते, है ना? मैं हाल ही में काफ़ी दिन काम कर रहा हूं और रोज़ सुबह 1-2 या यहाँ तक कि 2-3 बजे छुट्टी पाता हूं। ओवरटाइम का मामला काफ़ी गंभीर है, लेकिन ये लाइटें भी नहीं जलाते। हम अंधेरे में काम कर रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह सोच लीजिए। बाहर बहुत सारे लोग हैं। जनरल मैनेजर जी को बस बाहर जाकर किसी से भी पूछना है, उन्हें पता चल जाएगा। राजेश कुमार की बातें सुनकर डोंगे भी सोच में पड़ गए। उनकी बात में कुछ दम था। वहां निगरानी कैमरे भी लगे थे। अभी अभी की जल्दबाजी में वो इतनी ज़रूरी बात भी भूल गए। उन्होंने अपनी बात बदलते हुए कहा, जनरल मैनेजर जी, शायद मैंने अभी जो कहा वो ठीक से समझ नहीं आया। मैं इसे फिर से कहता हूँ, रात में थोड़ा ओवरटाइम होता है, लेकिन ये उतना गंभीर नहीं है जितना ये व्यक्ति दावा कर रहा है। सब अपनी मर्जी से ओवरटाइम करते हैं। हालांकि ये आपकी बात से मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से ये गलतफहमी हुई। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि बाहर कोई कहे कि ये मर्जी से नहीं है, जब तक कि वो व्यक्ति सचमुच इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता हो। माफ़ कीजिए महाप्रबंधक जी, अभी मैं स्पष्ट नहीं था। देखिए, क्या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? मैं उन कर्मचारियों से बात करूंगा जो स्वेच्छा से ओवरटाइम करते हैं और उन्हें जल्दी काम छोड़ने के लिए कहूंगा। महाप्रबंधक जी कुछ नहीं बोले। वे राजेश कुमार का इंतजार कर रहे थे। हा, उनकी बात सुनकर राजेश कुमार जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। वे वाकई एक प्रतिभाशाली थे। ऐसे इंसान को अपनी कंपनी से जल्दी निकल जाना चाहिए। राजेश कुमार ने अधीरता से कहा, यहाँ बकवास बंद करो और चले जाओ।
तुम कंपनी छोड़ सकते हो। महाप्रबंधक जी अभी भी यहीं हैं। एक कर्मचारी होने के नाते जिसने मुसीबत खड़ी की है, तुम कौन होते हो बोलने वाले? डोंगे ने उनके शब्दों पर घृणा से पलटवार किया। राजेश कुमार मुस्कुराए। वह बहुत खुशी से मुस्कुराए। बहुत समय हो गया था, किसी ने उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने बगल में बैठे भार्गव की ओर देखा और कहा, भार्गव, यह आदमी तुम्हारा है। इसे निकाल दो, मैं इसे कंपनी में दोबारा नहीं देखना चाहता। भार्गव खड़ा हुआ, सिर हिलाया और बोला, समझ गया बॉस। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ा आदमी हो। भार्गव के तुरंत जवाब ने उसके होठों के शब्द काट दिए। महाप्रबंधक जी ने अभी उसे क्या कहा? बॉस। अविश्वास से उसकी पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह उनकी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी नहीं था? वह बॉस कैसे हो सकता है? रोहन को यकीन नहीं हुआ। भार्गव ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी चले जाओ। वह व्यक्ति अभी सदमे से उबर नहीं पाया था। आसपास खड़े लोगों ने भी सिर झुका लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राजेश कुमार को और देर तक इंतजार करने की जहमत नहीं हुई और उन्होंने भार्गव को खींच लिया। बाकी काम भार्गव के सेक्रेटरी संभालेंगे। बाहर निकलते हुए राजेश कुमार ने भार्गव से मजाक में कहा, कंपनी में इस तरह का ओवरटाइम का मामला दूसरी बार हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो। अगर हुआ तो मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा। भार्गव ने झट से कहा, बॉस, अगली बार ऐसा नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। क्या तुमने वो गेम देखा जो मैंने तुम्हें पिछली बार भेजा था? मैंने देखा है। हमने लोगों की भर्ती और उसके विकास की योजना बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसे जल्द से जल्द करो। तुम और लोगों की भर्ती कर सकते हो, ओवरटाइम नहीं, प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ गया बॉस। राजेश कुमार ने बाहर वर्कस्टेशन पर बैठे लोगों की तरफ देखा। ज्यादातर की आंखों के नीचे काले घेरे थे, जाहिर है जम्हाइयां उठती गिरती रहीं। उन्हें वीकेंड के साथ 2 दिन की छुट्टी दे दो ताकि अच्छा ब्रेक मिल सके। पिछले 2 दिनों से उस बेवकूफ़ के ओवरटाइम करने के तरीके से सबकी ऊर्जा खत्म हो गई है। वे काम कैसे कर पाएंगे? भार्गव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बॉस, मैं अभी उनकी छुट्टी का इंतजाम करता हूँ। राजेश कुमार ने संतोष से सिर हिलाया। असली छुट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, एक सच्चा ब्रेक। पिछली जिंदगी की घटिया छुट्टियों से बिल्कुल अलग। अगर छुट्टी नहीं मिल सकती तो मत दो। ये कैसी बेतरतीब छुट्टी थी। 2 दिन का शुरुआती वीकेंड भी छुट्टी की वजह से थका देने वाला हो गया। अरे हाँ, उस कंपनी में तुम क्या करते थे जहां मैं पहले काम करता था? राजेश कुमार को अचानक उनकी याद आ गई। आखिरकार उनके धंधे अलग अलग थे। वो जनरल मैनेजर ली जिसने तुम्हें जाने पर मजबूर किया था, मैं उसे पहले ही निकाल चुका हूँ। जहां तक धंधे की बात है, हम गेम बनाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं। कोई ओवरलैप नहीं है, इसलिए हमने अभी उन्हें नहीं छुआ है, उन्हें अपनी पुरानी स्थिति में रहने दिया है। पोलर बियर गेमिंग के क्षेत्र में था, उन्हें मिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि एक वीडियो कंपनी जोड़ना थोड़ा मुश्किल था। पिछली कंपनी ने वीडियो प्रोडक्शन बहुत देर से शुरू किया था, कोई खास प्रगति नहीं हुई थी और उसे लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ती रही। उसकी बात सुनकर राजेश कुमार को एक वीडियो सॉफ्टवेयर याद आया जो उनके पिछले जीवन में बहुत अच्छा चला था। उन्हें उसे आजमाने देना ही बेहतर होगा। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम उन्हें इसे आजमाने दो। राजेश कुमार ने भार्गव को अपने पिछले जीवन के टिकटॉक शॉर्ट वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट को मोटे तौर पर समझाया। हो सकता है उनके पास पर्याप्त लोग न हो, तुम और लोगों को भर्ती कर सकते हो। भार्गव अभी भी राजेश कुमार द्वारा बताई गई वीडियो की दुनिया में डूबा हुआ था और उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बॉस, आप कमाल के हैं। यह आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि लॉन्च होते ही यह सबको पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। इसने पिछले जीवन में कई सॉफ्टवेयर्स को ध्वस्त किया था, यह इतना मजबूत कैसे नहीं हो सकता। एक के बाद एक 15 सेकंड के वीडियो, समय तेजी से बीतता गया। राजेश कुमार ने उसका कंधा थपथपाया और भावुक होकर कहा, अच्छा काम करते रहो, अभी बहुत कुछ बाकी है, पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। भार्गव ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा और उत्साहित होकर बोला, बॉस चिंता मत करो, मैं अच्छा काम करूंगा। आप ओवरटाइम और छुट्टियों का काम थोड़ी देर में निपटा लीजिए, मैं पहले जा रहा हूँ। राजेश कुमार ने अपना काम निपटाया और जाने को तैयार हो गया। थोड़ी देर बाहर रहने के बाद उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, बहुत थकान हो रही थी। घर पर लेटना ज्यादा आरामदायक था। समझ गया बॉस, आप आगे बढ़िए, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे विदा करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसके जवाब का इंतजार किए बिना राजेश कुमार ने उसे एक सकारात्मक नज़र से देखा, फिर मुड़कर चला गया। हो गया, बस कुछ दिनों में पॉइंट्स के फूटने का इंतजार है। उसे हर हाल में पता लगाना था कि वह हरी टोपी किस काम की है। सिस्टम उसे बार बार चिढ़ा रहा था। यह असहनीय था। हालांकि उसने सिस्टम को बताया था कि रोहन जानना नहीं चाहता, पर वह वास्तव में इसका पता लगाना चाहता था।
उसका दिल मानो किसी बिल्ली द्वारा नोचा जा रहा हो, ये बहुत असहज था। उसने एक और दीदी को बुलाया और विला क्षेत्र में वापस आ गया और वहां घूमने का अवसर लिया। दृश्य वास्तव में सुंदर था, एक बहुत बड़ा बगीचा। अभी वसंत नहीं आया था, फिर भी कई फूल खिले हुए थे। इसमें बहुत मेहनत लगी होगी। अंदर जाने पर समुद्र का एक विशाल विस्तार था, जिसके बगल में एक समुद्र तट था। वह समुद्र के किनारे चलते हुए सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करता रहा। उसने देखा कि आगे कोई व्यक्ति गिरकर जमीन पर पड़ा है। उसके बगल में संभवतः उसका गार्ड या सचिव उत्सुकता से फोन कर रहा था। जो कोई भी यहाँ रह सकता है, वह बहुत अमीर या कुलीन होगा। उसने फायदे और नुकसान तौले और आगे जाकर देखने का फैसला किया। गिरे हुए आदमी के बगल वाले व्यक्ति ने फोन रख दिया और उसे देखा। बूढ़े आदमी के सामने खड़े होकर, एक हाथ आगे और दूसरा कमर पर, रक्षात्मक मुद्रा में, उसने सावधानी से पूछा, क्या कर रहे हो? इतना सावधान? इस बूढ़े आदमी की पहचान असाधारण लग रही थी। मैंने अभी अभी उसे गिरते देखा है और मैं पास आकर पूछना चाहता था कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने फिर अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उसकी सतर्कता अभी भी बहुत ज्यादा थी। जरूरत नहीं है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जा सकते हो। तभी जमीन पर पड़ा व्यक्ति अचानक जोर से खांसने लगा, उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उस व्यक्ति ने राजेश कुमार पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से जमीन पर पड़े व्यक्ति को देखने के लिए दौड़ा। राजेश कुमार ने मन ही मन पूछा, सिस्टम, उस व्यक्ति को क्या हुआ है? वह बीमार है। कैसी बीमारी? सिस्टम, कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, राजेश कुमार ने थोड़ी निराशा के साथ सोचा। ऐसा लग रहा था कि वह कोई संबंध नहीं जोड़ पाएगा। ये व्यक्ति बहुत ही असामान्य लग रहा था। उस आदमी की कमर फूली हुई थी, मानो कोई बंदूक हो। इस जमाने में सरकारी कर्मचारियों के अलावा किसी और के पास वह योग्यता हो ही नहीं सकती। वह मुड़कर जाने ही वाला था। पॉइंट्स मॉल में सब बीमारियों का इलाज वाली गोली है। बस एक गोली किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। हो, राजेश कुमार की आंखें चमक उठीं। अरे हाँ, मॉल में तो वह चीज़ थी। वह भूल ही गया था। असल में मॉल में बाद में मिले उन गंदे हथियारों ने ही उसे इतना परेशान कर दिया था। उसने सामने की अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें फिर से अंधेरी हो गईं। उसके पॉइंट्स अभी भी नेगेटिव थे, और बहुत नेगेटिव। अवाक, जब उसे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ी तो उसने पाया कि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट्स नेगेटिव, नेगेटिव। उसे कुछ और याद आया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने सिस्टम से कहा, सिस्टम, क्या तुम मुझे कुछ पॉइंट्स उधार दे सकते हो? राजेश कुमार ने पूछा और सिस्टम खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। पॉइंट्स उधार दो? सिस्टम को शायद पहली बार ऐसा कोई होस्ट मिला था। नहीं। थोड़ी देर बाद सिस्टम की ठंडी आवाज़ ने मना कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे पॉइंट्स पहले से ही नेगेटिव हैं। तुम मुझे कुछ पॉइंट्स उधार कैसे नहीं दे सकते? क्या तुम एक और नेगेटिव राशि नहीं काट सकते? नहीं। सिस्टम ने फिर भी ठंडे स्वर में मना कर दिया, उसके विचार से असहमत। जरा सोचो तो, सबसे बुरी स्थिति में मैं तुम्हें कुछ ब्याज दूंगा। अब मेरी बड़ी कंपनी को देखो, वे पॉइंट्स कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएंगे, है ना? अगर तुम मुझे उधार दोगे और मैं तुम्हें ब्याज दूंगा तो क्या तुम्हें और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे? राजेश कुमार ने सिस्टम का दिमाग धोना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह उसकी बात मान लेगा। सिस्टम फिर से खामोश हो गया। काफ़ी देर बाद आखिरकार बोला, मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, लेकिन 9 में से 9, 13 में से 13। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सिस्टम थोड़ा धूर्त है। कोई भी शरीफ इंसान इतना ज़्यादा ब्याज नहीं लेता। हालांकि अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये कुछ पॉइंट बाद में वापस मिल सकते थे। वह अपने सामने आए इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत हामी भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे एक गोली दे दो। ठीक है, ज़रा रुको, ये तो तुम्हारी जेब में है। राजेश कुमार मुस्कुराया और अपनी जेब में हाथ डालकर दवा निकाली। उसे एक छोटी सी चीनी मिट्टी की बोतल नजर आई। उसने उसे निकाला, बोतल खोली और अंदर देखा। अंदर एक काली गोली थी जो कुछ खास स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। उसने ज़मीन पर पड़े 2 लोगों की तरफ देखा तो उनमें से एक को गालियां देते सुना। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेडिकल किट लिए कई लोग दूर से उसकी तरफ आए। एक तरफ हटो, मुझे देखने दो, एक बुजुर्ग ने कहा। जमीन पर पड़ा व्यक्ति उठा और थोड़ा दूर हटकर उन्हें देखने लगा। उसकी जांच करने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, उसे बचाया नहीं जा सकता। लू लाओ की तबीयत पहले से ही खराब थी और हमने उसे कई बार सलाह दी थी कि वह ज़्यादा काम न करे, लेकिन उसने एक न सुनी। उसकी शारीरिक हालत देखकर लगता है कि उसने हाल ही में कई बार रात रात भर जागकर काम किया होगा। वह व्यक्ति उनकी बात पर यकीन न करते हुए दहाड़ने लगा और डॉक्टर को धक्का देकर एक तरफ धकेल दिया। तुम तो झोलाछाप हो, अगर तुम उसे ठीक नहीं कर सकते तो मत करो। मैं लू लाओ की देखभाल के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा।
ये कहकर वह उसे उठाकर जाने ही वाला था। उन्होंने उस आदमी का कंधा थपथपाया और कहा, मेरी संवेदनाएं। उस आदमी ने जोर से अपना हाथ झटक लिया और असंतुष्ट होकर बोला, लू लाओ में अभी भी सांस है। तुम कैसे कह सकते हो कि वह चला गया है? क्या तुम उस व्यक्ति द्वारा भेजे गए कोई अंडरकवर एजेंट हो? मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम लोग पास आकर देख लो। उसने दूसरों की तरफ देखा। बाकी लोगों ने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा और सब एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। बूढ़े झाओ की चिकित्सा क्षमता हमसे बेहतर है। चूंकि उसने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, तो हम भी शक्तिहीन हैं। ये सुनकर उस आदमी ने उन्हें धक्का दे दिया। तुम सब बाहर निकलो। तुम सब उसी के भेजे हुए हो। ये कहकर उसने बूढ़े आदमी को जमीन से उठा लिया। जैसे ही वह जाने वाला था, राजेश कुमार ने उसे पुकारा और कहा, मेरे पास उसे ठीक करने वाली दवा है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? ये सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने राजेश कुमार की तरफ देखा। क्या तुम डॉक्टर हो? मैं नहीं हूं। उस आदमी की आंखें फिर से धुंधली पड़ गईं। वह ये जानता था। किसी राहगीर से उसे क्या उम्मीद थी? उसके हाव भाव देखकर राजेश कुमार ने आगे कहा, उसे तो पहले ही मौत की सज़ा सुना दी गई है, तो तुम मेरा तरीका क्यों नहीं अपनाते? शायद बहुत काम आए। ये मेरी पुश्तैनी दवा है, बस एक गोली से बीमारी तुरंत ठीक हो जाती है। राजेश कुमार ने पुरखों वाली का झंडा लहराया और शेखी बघारने लगा। दवा का असर कोई मुद्दा नहीं था, बस एक कहानी गढ़नी थी। इस कहानी से दूसरों को यकीन करना आसान हो जाएगा। वह आदमी अभी भी सोच रहा था। पास ही खड़ा बूढ़ा झाओ इंतजार नहीं कर सका और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जिस आदमी को मैंने नाकाबिल समझा था, तुम कहते हो कि तुम उसे बचा सकते हो? तुम किस अस्पताल में काम करते हो? तुम कब से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो? मैंने पढ़ाई की है या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या अब तुम्हारी बारी है इतनी बातें करने की? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। क्या तुम गालियां खाने के लिए दौड़ रहे हो? क्या मजाक है? मैं दशकों से डॉक्टरी कर रहा हूं और मैंने इस बीमारी के कितने ही केस देखे हैं। मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। वे इसलिए मर गए क्योंकि तुमने उन्हें संभाला था, है ना, तुम ढोंगी? मैं बूढ़ा झाओ कुछ और कहने ही वाला था कि राजेश कुमार ने बीच में ही टोक दिया। अरे, तुम्हें ये दवा चाहिए या नहीं? अगर नहीं, तो मैं जा रहा हूं। राजेश कुमार भी अधीर हो रहा था। रोहन इस व्यक्ति से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन रोहन यहाँ इनसे झगड़कर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इतने लंबे समय से वे बिना किसी प्रगति के घिसट रहे थे। वह वापस जाकर लेट सकता था। अगर यह व्यक्ति नहीं चाहता तो वह चला जाता। रोहन को परवाह नहीं कि वह कौन था। सबसे बुरी स्थिति में रोहन, उसे क्या फर्क पड़ता था? उस आदमी को भी होश आ गया और उसकी आंखें स्थिर हो गईं। उसने राजेश कुमार के हाथ से दवा की शीशी ली, उसे खोला, सूंघा और गोली लू लाओ के मुंह में डाल दी। खांसी, खांसी। दवा लेने के बाद बूढ़े आदमी को खांसी आने लगी। अब वह बेहोश नहीं रहा और पहले जैसा हो गया। उस आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, लू लाओ, क्या तुम ठीक हो? लू लाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह और भी जोर से खांसने लगा। खांसी, 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 खांसी। उस आदमी ने लू लाओ को बैठने में मदद की और अपने हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। उसके लक्षणों को कुछ कम करने के लिए। अचानक उफ, लू लाओ के मुंह से घूंट भर पुराना खून बह निकला। वह आदमी चिल्लाने लगा, लू लाओ, लू लाओ। लू लाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह के कोने से अभी भी खून बह रहा था, जो काफी डरावना था। उस आदमी ने लू लाओ को धीरे से जमीन पर लिटा दिया। फिर पलटा, गुस्से से घूरा। राजेश कुमार को घूर रहा था। उसकी आंखों का गुस्सा मानो राजेश कुमार को निगल जाना चाहता हो। तुमने लू लाओ को क्या खाने को दिया? वो ऐसा क्यों है? राजेश कुमार ने बिना सोचे समझे आंखें घुमा लीं। रोहन को भी ये नहीं पता। ये सब सिस्टम की दी हुई दवा है। सिस्टम को उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। राजेश कुमार ने संयम का नाटक किया और गहरी आवाज में कहा, चिंता मत करो, ये ठीक होने की निशानी है, वो पल भर में ठीक हो जाएगा। पास ही खड़ा बूढ़ा झाओ फिर से मजाक करने लगा, अभी भी ठीक हो रहा है? तुम बिना मेडिकल लाइसेंस के अंधाधुंध दवा लिख रहे हो। लू लाओ की हालत साफ है कि उसकी हद हो गई है, उसका समय पूरा हो गया है। तुम अपने किए की बाकी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वह आदमी और भी गुस्से में आ गया। उसने अपनी कमर से कुछ निकाला और राजेश कुमार के सिर पर तान दिया। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? उसके सिर पर ठंडक का एहसास हुआ। राजेश कुमार ने गटक लिया। यह असली बंदूक थी, है ना? वह थोड़ा घबराया हुआ था। उतावले मत बनो, मेरा विश्वास करो, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। राजेश कुमार ने उसे शांत करने के लिए पहले कहा। उसे डर था कि कहीं वह आदमी गुस्से में आकर गलती से बंदूक न चला दे। कब तक? राजेश कुमार मन ही मन कोस रहा था। वह ये भी जानना चाहता था कि कितनी देर तक। तभी सिस्टम बोला, 10 मिनट। राजेश कुमार ने तुरंत जवाब दिया, 10 मिनट। ठीक है,
मैं 10 मिनट तुम्हारा इंतजार करूंगा, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। 10 मिनट बाद उस व्यक्ति ने फिर से बंदूक उठाई और राजेश कुमार के सिर पर तान दी। तनाव चरम पर था। लू लाओ अभी तक जागा क्यों नहीं? राजेश कुमार मन ही मन सिस्टम को पुकार रहा था। सिस्टम, उद्धरण चिन्ह, सिस्टम, तुरंत, धिक्कार है, ये सिस्टम उसकी जान लेने वाला था। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा, चिंता मत करो। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए बंदूक नीचे उतारने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से से कहा, हिलना मत। मैं जैसे ही राजेश कुमार उससे लड़ने ही वाला था कि उस व्यक्ति के पीछे जमीन पर पड़ा बूढ़ा आदमी जाग गया। ज़ियाओ क्यू, इसे नीचे रख दो। पीछे से एक कमजोर आवाज आई। आवाज सुनते ही उस व्यक्ति ने तुरंत बंदूक नीचे रख दी और अपने पीछे वाले व्यक्ति की मदद के लिए मुड़ा। लू लाओ, क्या तुम ठीक हो? खांसी, खांसी। लू लाओ ने 2 बार खांसा और कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए मुझे इस युवा दोस्त का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम जल्दी से उससे माफ़ी मांगो। अभी अभी उसका व्यवहार बहुत ही अशोभनीय था। क्यू ने मुड़कर राजेश कुमार का सामना किया। उसने सिर झुकाया और कमर झुका ली। 90 डिग्री का नमन। माफ़ी चाहता हूँ, अभी मैं थोड़ा गुस्ताख हो गया था। अगर आगे से तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस ऑर्डर दे देना। जब तक वह गैरकानूनी न हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके लिए तलवारों के पहाड़ से गुजरना पड़े या आग के समंदर से। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, बस अगली बार इतना जल्दबाजी में मत आना। तुम्हारी उस बंदूक ने मुझे सचमुच डरा दिया था। उस व्यक्ति ने फिर से सिर झुकाया और जोर से कहा, मुझे माफ़ कर दो। लू लाओ भी पास आया और बोला, युवा दोस्त, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ज़ियाओ क्यू थोड़ा जल्दबाजी में था। उसे ठीक से अनुशासित न कर पाना मेरी गलती है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सब ठीक है जब तक तुम ठीक हो। क्या ये युवा दोस्त भी पास में ही रहता है? हाँ, बिल्कुल बगल में। मैं देख रहा हूँ तुम भी पास ही हो, है ना? ठीक है युवा मित्र, चलो संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मैंने अभी जो कुछ भी हुआ वह सब सुन लिया है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। राजेश कुमार और उसने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। बुजुर्ग, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। तुम्हें अभी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मैं अब चलता हूँ। ठीक है युवा मित्र, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। राजेश कुमार के जाने से पहले उसने अपने बगल में खड़े बूढ़े झाओ की ओर देखा और घृणा से कहा, तुम बकवास करते हो। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया, केवल एक पीछे हटती हुई आकृति को छोड़कर। सिर्फ बूढ़ा झाओ गुस्से से पैर पटक रहा था। लू लाओ ने बाईं ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। इस तरफ, वहां तो सिर्फ एक कैंग कियोंग ही है ना? उसने कैंग कियोंग को कब बेचा? ये युवा मित्र सरल नहीं है। लू लाओ ने फिर बगल में बैठे डॉक्टरों की ओर देखा, उसकी आंखों में निर्दयता के भाव थे, और कहा, क्या उसने तुम्हें भेजा है? लू लाओ के शक्तिशाली आभामंडल के नीचे बूढ़ा झाओ इसे सहन नहीं कर सका। बूढ़े झाओ के चेहरे पर थोड़ी घबराहट हुई और वह हकलाते हुए बोला, नहीं। नहीं, तो फिर क्या बात है? लू लाओ ने पलटकर जवाब दिया, यह मेरे कौशल की कमी है। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। कुशलता की कमी। लू लाओ ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ अपने शब्द दोहराए। चूंकि तुम अकुशल हो तो अब बाहर जाकर चिकित्सा का अभ्यास मत करो। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और वही बात कही, तुम सब भी अब बाहर मत जाना। उन लोगों ने सिर झुका लिया, इनकार तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इनकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। इतना कहने के बाद लू लाओ ने क्यूई से यहाँ से जाने में मदद ली। ज़ियाओ क्यूई, जाकर पता करो। मैं बस बीमार पड़ गया था और लगता है किसी के मन में गलत विचार आ गए हैं। हाँ लू लाओ, मैं उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। आवेग में मत रहो, अभी निष्क्रिय रहो। ज़ियाओ क्यूई, कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना होगा। लू लाओ ने क्यूई को गंभीरता से समझाया। हाँ लू लाओ, मैं समझ गया। विला के अंदर राजेश कुमार बिस्तर पर लेटा हुआ था। आज बहुत करीब था, वह लगभग मर ही गया था। भविष्य में उसे दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस व्यवस्था में उसे पैसे न होने की चिंता क्यों करनी चाहिए? आज सचमुच एक आवेगपूर्ण कदम था। उसने सिर हिलाया और अपना फ़ोन खोला। उसने हुशा लाइव स्ट्रीम पर क्लिक किया। उसे पिछली बार का टुआंजी नाम का वो स्ट्रीमर याद आ गया, वो काफ़ी दिलचस्प था। उसने उसे ढूंढा, उसकी लाइव स्ट्रीम पहली थी। उसने सीधे उस पर क्लिक कर दिया। वो व्यक्ति आज किंग ऑफ ग्लोरी स्ट्रीम कर रहा था। नीजी, मैं तुमसे पूछता हूँ, कैसा लगा? इस बार मेरे ऑपरेशन से आगे कौन निकल सकता है? ये तो वाकई मज़ेदार है। अपने बेढंगे ऑपरेशन के साथ तुम्हें इतना दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? बाघ की तरह ऑपरेशनों की झड़ी, लेकिन फिर स्कोर देखा तो 0-10। स्ट्रीमिंग बंद करो, नहा धोकर सो जाओ। हाय, वो स्क्रीन पर आहें भरता हुआ दिखाई दिया।
फिर से शरारत कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि नीज़ी इस तरह आहें भरेगी। ज़रूर, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। नीज़ी, मैं तुम्हारे दुष्ट चेहरों को देख चुका हूँ। अगर तुम्हें मुझसे जलन और जलन है तो कह दो, यहाँ मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? उफ, सच में बेशर्म। नीज़ी की चमड़ी तो शहर की दीवार से भी मोटी है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीज़ी, मेरा अगला प्रदर्शन देखना, मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा, ठीक है? जहाँ तक उस छोटे लुबान की बात है, मैं उसे एक ही खेल में 10 बार मार सकता हूँ, ठीक है? उफ, तुम 2 बार मारे गए और तुमने उसे सिर्फ एक बार ही मारा। क्या सच में तुम में ऐसी बातें कहने की हिम्मत है? जब तक तुम्हारी चमड़ी मोटी है, 0-10 भी हो तो भी 10-0 ही रहेगा। नीज़ी की मौत कैसे होती है, ये देखने के लिए तैयार हो जाओ। तोवानजी अपनी होवी को संभालते हुए झाड़ियों में छिप गया और एक अश्लील हंसी हंसी। जी जी जी, राजेश कुमार ने उसकी हंसी सुनी और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आवाज़, अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? निश्चित रूप से किसी खलनायक की विशिष्ट ध्वनि। तोवानजी ने एक बड़ा पक्षी छोड़ा। उसके टकराने से पहले ही वह आत्मविश्वास से बाहर निकल गया। सच्चा आदमी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसकी चालें हमेशा वार करती हैं। दुर्भाग्य से रोहन को वार नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपना सिर दिखाया, एक हानशिन झाड़ी से बाहर कूद पड़ा। एक नौकप, वह स्तब्ध रह गया। उधर लुबान ने भी पीछे से आवाज लगाई। दा 5 सेकंड से भी कम समय में उसने बहादुरी से खुद को बलिदान कर दिया। राजेश कुमार मुस्कुराए, अपनी उपलब्धियों को गहराई से छिपाते हुए। कभी मत हंसो, जी, तुम निश्चित रूप से खलनायक हो, जल्दी हंसो, जल्दी मरो। तोवानजी ने आंखें घुमाईं और चूहे को गिरा दिया। धिक्कार है, ये हानशिन इस स्थिति में क्यों था? क्या तुम बस एक इंसान हो सकते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम आमने सामने द्वंद्व युद्ध करने की हिम्मत रखते हो? तुरंत बैकअप बुलाना कैसी चाल है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? इस लुबान में प्यार की कितनी कमी है, हमेशा जंगलर या सपोर्ट को पुकारता रहता है। क्या तुम असली मर्द हो? क्या तुम खड़े होकर मुझसे लड़ सकते हो? तोवानजी एक साथ लुबान को मन ही मन कोस रहा था और दोनों हाथों से टाइप भी कर रहा था। तोवानजी हो ये जंगलर, मिडलेन, मदद के लिए आओ। म्यूजी एंजेला प्राप्त। देवा डीएनवे लाल बफ खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा। तोवानजी ने दूसरी तरफ लुबान को देखा, जो अभी भी मिनियन फॉर्म कर रहा था, और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे मिनियन फॉर्म करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने आखिरी बार तभी झेला जब किसी मिनियन में 1 HP बचा था। उसने धीरे से छोटे लुबान को फुसलाया। नीज़ी, तुम सच में अच्छी इंसान नहीं हो। वादा किए गए द्वंद्व युद्ध का क्या हुआ? क्या यही है? खुशी से मिनियन की खेती करते हुए बेवकूफ़ छोटे हेलोजन अंडे को देखकर तोवानजी ने एक कामुक मुस्कान प्रकट की। ओह माय, यह नीज़ी कितना कामुक है। थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह नीज़ी, वह बेहतर नहीं हो रहा है। नीजिस, देखो मैं इस छोटे हेलोजन अंडे को कैसे मारता हूँ। हाँ, सिर्फ एक छोटा हेलोजन अंडा और वह अभी भी मेरे लिए नहीं मरेगा। वह फिर से बहकने लगा है। चलो देखते हैं कि तुम कैसे मरते हो। उद्धरण चिन्ह। क्या आप सिर्फ अपने साथियों पर निर्भर नहीं हैं? आपने अभी किसी को हेलोजन अंडा कहा था, लेकिन अब क्या आप खुद नहीं हैं? तोवानजी ने होवी को एक कदम आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। जाग जाओ, शिकार का समय है। उसने अपना अंतिम कौशल प्रकट किया। इस बार तोवानजी का अंतिम चूक नहीं गया। एक बड़ा पक्षी उड़ गया और छोटा हेलोजन अंडा, उसने छोटे हेलोजन अंडे पर अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसके साथी भी झाड़ियों से बाहर कूद पड़े। उन्होंने भी अपने कौशल का इस्तेमाल छोटे हेलोजन अंडे पर निशाना साधते हुए किया। ये छोटा हेलोजन अंडा वहीं मर गया। तोवानजी ने एक भयावह मुस्कान दी और खुशी से दहाड़ा। क्या तुमने देखा? नीजिस, तुम्हें ये खेल ऐसे ही खेलना चाहिए। ये कैसा है? मैंने कहा था कि यह छोटा हेलोजन अंडा मर जाएगा और रोहन ने ऐड किया। मेरा ये खेल खेल के इतिहास में क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम अपने साथियों पर निर्भर नहीं थे? साथियों पर निर्भर न होने और आमने सामने होने का क्या हुआ? नीज़ी रोज दिखावा करता है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो आमतौर पर अगले ही पल वह इसी समय मर जाएगा। नीज़ी के चेहरे पर थप्पड़ पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। तोवानजी के नियंत्रण में हो यी ने आराम से गाना गुनगुनाते हुए मिनियंस की खेती जारी रखी। यह फूलों जैसा कैसे हो सकता है? ला 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 ला। उसकी आवाज़ धीमी थी और यह सुन पाना मुश्किल था कि वह क्या गा रहा है। नीजिस, मैं। जैसे ही वह दिखावा करने वाला था, हानशिन फिर से झाड़ियों से बाहर कूद गया। बेहोश, वह हवा में उछल गया, हिलने डुलने में असमर्थ, स्तब्ध। उसके हाथ ने जल्दी से फ्लैश कौशल को बार बार टैप किया। उसे केवल यही उम्मीद थी कि फ्लैश उसके कुत्ते की जान बचा सकता है। आखिरकार उसने फ्लैश का इस्तेमाल किया। कैसा रहेगा?
यह ऐसे ही है। वह बाहर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम आगे दौड़कर दिखावा कर पाता, वह सीधे हानशिन से टकरा गया। रोहन ने मौके पर ही एड कर दिया। वह फिर से चला गया। डेथ फ्लैश, तुम बस यही हो क्या? बुरे, लॉल, अभी भी दिखावा कर रहे हो? नीजी, तुम्हें अपना सामान समेट कर तुवानजी को बेच देना चाहिए, गेम खेलना बंद कर देना चाहिए, तुम बहुत बुरे हो। खांसी खांसी, धूसर स्क्रीन को देखते हुए तुवानजी ने रणनीतिक रूप से 2 बार खांसी। ये सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना है, सिर्फ एक छोटा हानशिन। वह मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? मैं उसे बस करने दे रहा हूं। भाइयों, देखना मैं बाद में कैसे वापसी करता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह, मैं ये देखने का इंतजार कर रहा हूं कि आप कैसे मरते हैं, हा हा हा। तुवानजी फिर से होश में आया। उसने होवी को लेन तक चलने के लिए नियंत्रित किया। मेरा शिकारगाह। होवी के ध्वनि प्रभावों को सुनकर तुवानजी को लगा जैसे वह उसमें डूब गया हो। वह शिकारी था, और मैदान पर अन्य नायक केवल उसके शिकार थे। वह चाहता था कि वे सभी मर जाएं। म्यूजी, एंजेला, मैं रेड बफ के पास जाकर देखना चाहती हूं कि होवी वहां है या नहीं, तुम ब्लू बफ के पास जाकर देखो। देवा, डीएनवे, मैं ब्लू खत्म करने के बाद जाऊंगा, तुम लोग पहले जाकर देखो कि वह कहाँ है। तुवानजी, हो ये ठीक है। तुवानजी ने अपना सिर हिलाया और शिकायत की, ये जंगलर, ये या तो जंगल में क्यों है या जंगल की ओर जा रहा है। अगर मैं इसे नहीं बुलाऊं तो ये लोगों को मारने नहीं आएगा। ये वास्तव में एक सच्चा जंगलर है, मैं बोल नहीं सकती। तुम्हें इसकी शिकायत करने की हिम्मत है। तुमने इसे बुलाया, यह आया, और फिर भी तुम इसे डांट रही हो। यह अच्छा माना जाता है। जब मैं पहले खेलता था तो एक गेम में मेरा सामना एक जंगलर से हुआ था। वह जंगल को सचमुच अपना घर समझता था, लेंस पर मदद के लिए कभी नहीं आता था। जब आप उसे बुलाते थे तो वह कहता था कि वह जंगलिंग कर रहा है। हम सब उसे डांटते थे, पूछते थे कि वह लेंस पर मदद क्यों नहीं करता। उसने कहा कि वह जंगलर है, उसका काम जंगल करना है, और लेन के मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने हमें लेन के मामलों को खुद ही संभालने के लिए कहा। मेरा गुस्सा भड़क उठा और मैंने सीधे अपना माइक खोला और उससे बहस की, ये कैसी बकवास है। म्यूजी, एंजेला, वह रेड बफ पर नहीं है। तुवानजी ने भी अपने किरदार को इस समय रेड साइड के जंगल में पहुंचने के लिए नियंत्रित किया। उसने विशन देखने के लिए खुद को तैनात किया। उसने ब्लू बफ को हिलते हुए देखा और ऐसा लग रहा था कि दुश्मन टीम का कोई व्यक्ति उस पर हमला कर रहा है। वह थोड़ा उत्साहित था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आखिरकार उसे अपना मौका मिल ही गया। यह शापित हानशिन सिर्फ वही जंगल कर सकता है, सिर्फ वही लोगों को गैंग कर सकता है ना? लगातार उससे उलझने के लिए बॉट लेन की तरफ दौड़ रहे हो, है ना? इस बार तो वो सीधे मरने वाला है। तुवानजी ने उत्साह से तुरंत टाइप किया। तुवानजी, हो ही डियानवेई, एंजेला, जल्दी आओ। हानशिन ब्लू बफ पर है, चलो उसे सीधे पकड़ लेते हैं। बैकअप के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। तुवानजी ने एक गैदर सिग्नल पर टैप किया। एंजेला और डियानवेई ने तुरंत जवाब दिया। प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। अतिरिक्त व्यक्ति उसका सपोर्ट था जिसने इसे टैप किया था। यदि उसने गैदर सिग्नल पर टैप नहीं किया होता तो वह इस सपोर्ट के अस्तित्व को लगभग भूल गया होता। अरे नहीं, ये सही नहीं है। यह नहीं कह सकते कि वह उसका सपोर्ट है, क्योंकि यह सपोर्ट खेल की शुरुआत से ही बॉट लेन में नहीं आया था। वह टॉप लेन में लू बू का अनुसरण कर रहा था। रोहन को नहीं पता कि वे दोनों क्या सोच रहे थे। एक सपोर्ट वाला टॉप लेनर, इसका क्या मतलब है? ये सौभाग्य की बात थी कि दुश्मन का सपोर्ट भी टॉप लेन में था, अन्यथा वह निश्चित रूप से इस खेल को ध्वस्त कर देता। वह वास्तव में शाप देना चाहता था। एक सपोर्ट बॉट लेन में नहीं आना एक बात है। अगर ये बेकार सपोर्ट बॉट लेन में आ जाता तो ये गेम कब का खत्म हो गया होता। शुक्र है मिड और जंगलर मदद के लिए आ गए, वरना खेल बर्बाद हो जाता। तुवानजी शिकायत करने लगा। बदकिस्मती से बुलेट कमेंस वैसी नहीं थी जैसी वो चाहता था। उसके निजी उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे। हा, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारा सपोर्ट वहां नहीं है और न ही उनका, बस कह दो कि तुम जीत नहीं सकते। अगर तुम मान भी लो तो हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये नामुमकिन है, हम तुम्हारा और भी जोर से मजाक उड़ाएंगे। बुरा नीजी जीत नहीं सकता, इसलिए दूसरों को दोष देने लगा है। हालांकि ये सपोर्ट एडीसी का पालन नहीं कर रहा है। ये परेशान करने वाला और नफरत भरा है। जब मैं खेल में ऐसे लोगों से मिलता हूं तो सीधे गालियां देने लगता हूं, ये क्या खेल रहे हैं। लेकिन इस खेल में आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, दोनों सपोर्ट टॉप लेन में हैं। अगर आप 1-on-1 नहीं जीत सकते तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तुवानजी ने बुलेट कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जानता था कि ये लोग क्या कहेंगे। खैर, रोहन चाहे कुछ भी कहे, ये नीजिस हमेशा उसके खिलाफ ही जाते। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। वह इनसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी था, उन्हें रहने दो।
डियान वेई और एंजेला भी जल्द ही उसके स्थान पर पहुंच गए। उसने सबसे पहले ब्लू बफ के बगल वाली झाड़ी की ओर एक अल्टीमेट स्किल डाली। जागो, शिकार का समय आ गया है। हानशिन का दृश्य नक्शे पर दिखाई दिया, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। वह ब्लू बफ के पास झाड़ी में था। तो वानजी ने उत्साह से अपने चरित्र को नियंत्रित किया और उस झाड़ी की ओर चल दिया। तो ये हानशिन मुझे बार बार मारता रहता है ना? अब मैंने उसे पकड़ लिया है ना? मेरे लिए मरो। नीजी, क्या तुम्हें यकीन है कि वह उस झाड़ी में अकेला है? हे भगवान, ऊपर वाले ने जो कहा उससे मैं थोड़ा डर गया हूँ। यह मुझे एक पुराने खेल की याद दिलाता है जहाँ मैंने एक व्यक्ति को झाड़ी में घुसते देखा था। मैंने उसका पीछा किया और हे भगवान, माफ़ करना, वहाँ 4 बड़े आदमी अंदर दुबके हुए थे। मुझे इस जीवन में इन चालाक खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा नफरत है। क्या वे सीधे और खुले तौर पर नहीं लड़ सकते? झाड़ी में दुबके हुए बेवकूफ़ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हे। तो वानजी ने फिर से अपनी खलनायक वाली खास हंसी निकाली। अपनी अश्लील आवाज़ के साथ वह झाड़ी के पास पहुंचा। अपने साथियों के पहुंचने से पहले ही वह खुद ही अंदर चला आया। लेकिन उसके जैसा छोटा हानशिन उससे कैसे अचंभित हो सकता था? क्या वह डरेगा? नामुमकिन। एक आदमी को तो बस खड़े होकर लड़ना ही होता है। वह सिर के बल झाड़ी में कूद पड़ा। उसकी सारी क्षमताएं स्वतः ही समाप्त हो गईं। क्या उसे झाड़ी के अंदर का नज़ारा देखने का भी समय नहीं मिला था? अगले ही पल उसके फ़ोन की स्क्रीन धूसर हो गई। क्या हुआ? वह स्तब्ध होकर स्क्रीन को देखने लगा। उसे याद आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था शायद उस झाड़ी में बहुत से लोग थे। नहीं, वे लोग अभी भी लेन पर ही थे, है ना? वे इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? इस बीच उसकी साथी एंजेला और डियान वेई, जो देर से पहुंची, ने तो वानजी को तुरंत मारा हुआ देखा। उन्हें नहीं पता था कि झाड़ी में कितने लोग छिपे हैं, इसलिए उन्होंने वहां जाने की हिम्मत नहीं की और सीधे पीछे हट गए। सुरक्षित रूप से खेती करो, लापरवाही से मत खेलो। सुरक्षित रूप से खेती करो, लापरवाही से मत खेलो। ... उसके साथियों ने लगातार कई बार क्लिक किया। उसने आंखें घुमाईं। रोहन भी नहीं चाहता था। ये बहुत अवैज्ञानिक था। इतने बड़े आदमी उस झाड़ी से कैसे बाहर कूद सकते हैं? क्या वे सीधे और निष्पक्ष रूप से नहीं लड़ सकते? क्या वे असली आदमी हैं? उसने ऑल चैट बटन खोला। हार मानने को तैयार नहीं, उसने टाइप करना शुरू कर दिया। दुश्मन हानशिन को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। तो वानजी हो ही हानशिन, अगर तुम असली आदमी हो तो एक के लिए आओ, अपने साथियों को मत बुलाओ। लॉर्ड ऑफ अरोगेंस हानशिन, ठीक है, अभी से ब्लू बफ में आ जाओ। अपनी योजना को सफल होते देख उसने एक भयावह मुस्कान बिखेरी। फिर उसने ऑल चैट बंद कर दी और केवल टीम चैट पेज खोला। तो वानजी हो ही एंजेला, डियान वेई, लूबो कवेंजी ब्लू बफ में इकट्ठा हों। बैकअप का अनुरोध। पाठ संदेश भेजने के बाद उसने पास के गैदर सिग्नल को देखा और कई बार क्लिक किया। बैकअप का अनुरोध ... म्यूजी एंजेला हो ही, क्या आप एक पर एक नहीं कर रहे हैं? आप हमें क्यों बुला रहे हैं? तो वानजी हो ही, क्या आप वास्तव में केवल कहने के लिए एक पर एक करते हैं? युद्ध में सब कुछ उचित है, भाइयों, जल्दी आओ। तो वानजी हो ही, चलो बस उसे पकड़ते हैं, ये दुश्मन जंगलर बहुत घमंडी है। म्यूजी एंजेला 6, मैं इस सुअर को खत्म करने के बाद जाऊंगा। इस बार लूबो और कवेंजी ने अभी भी उन्हें अनदेखा किया और बेस छोड़ने के बाद सीधे शीर्ष लेन में चले गए। वे किसी भी टीम के झगड़े में रुचि नहीं रखते थे और केवल शीर्ष लेन को अंत तक धकेलना चाहते थे। एंजेला और डियान वेई ने उनका पीछा किया। इस बार तो वानजी आज्ञाकारी बन गया। रोहन वह ब्लू बफ के नीचे एंजेला और डियान वेई का इंतजार कर रहा था। वह उनके साथ आने के बाद ही जाएगा। जल्द ही वे भी आ गए। तो वानजी ने उत्साह से कहा, आक्रमण करो, आक्रमण करो, आक्रमण करो, उसे मेरे लिए पकड़ो। वह अपने 2 अंगरक्षकों को हानशिन को खोजने के लिए ब्लू बफ के पास ले गया, जो उसे मार रहा था। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, ब्लू बफ के बगल वाली झाड़ी से 5 लोग बाहर कूद पड़े। तो वानजी हक्का बक्का रह गया। एक करके किए गए वादे का क्या हुआ? वह 4 अंगरक्षक भी लाया था। बहुत हंसी आ रही है। हर किसी के पास 800 चालें हैं। आप में से कोई भी बेहतर नहीं है। आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या आप गूज डक से आए हैं? नीजी, आपकी छोटी छोटी योजनाओं को पहले ही देख लिया गया है। डियान वेई, जो एक कदम धीमा था, जब उसने बड़े आदमियों को झाड़ी से बाहर आते देखा तो तुरंत भाग गया। उसने अपने सभी कौशल का भी इस्तेमाल किया और ऑटो अटैक करना शुरू कर दिया। 5 बनाम 2, परिणाम स्पष्ट था। उनके दोनों शरीर सीधे ब्लू बफ के पास पड़े थे। तो वानजी हो ही हानशिन, वादा किए गए आमने सामने के बारे में क्या? आप इतने सारे लोगों को लाए थे। अहंकार के भगवान हानशिन, कोई आमने सामने नहीं है, ठीक है? और आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप भी कई लोगों को नहीं लाए थे? तो वानजी हो ही, उन्होंने मेरा अनुसरण करने पर जोर दिया। मैंने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उन्हें बस अनुसरण करना पड़ा।
अहंकार के भगवान हानशिन, मुझे विश्वास नहीं होता। तोवानजी हो ही ठीक है, तो रेड बफ ही होगा। तोवानजी हो ही इस बार ये दिल से एक वास्तविक आमने सामने है। अहंकार के स्वामी हानशिन, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी डर नहीं लग रहा, मैं इस खेल में अजय हूँ। म्यूजी एंजेला हो ही, तुम उसे हरा भी नहीं सकती, तुम यहाँ किस बात का बतंगड़ बना रही हो? जाओ और मिनियन बनाओ। तोवानजी हो ही एंजेला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस खेल में तुम लोग वहां मत जाओ, मैंने उन्हें धोखे से रेड बफ में जाने के लिए उकसाया है। तुम लोग सीधे टावरों को धक्का दो और मैं टावर में छिप जाऊंगा और बाहर नहीं जाऊंगा, वे तब भी सोच सकते हैं कि मैं आ रहा हूं। उन्हें झाड़ियों में अकेले बैठने दो। म्यूजी एंजेला 6। तोवानजी फिर से उत्साहित होने लगा। नीजिस, तुम्हें क्या लगता है? मेरा ये खेल, ये तो कमाल का है। ठीक है, टावरों को धक्का देना ही इस खेल की जान है, लड़ाई क्यों? बस उनके बेस तक धक्का दो, उन बेवकूफ़ों को वहीं बैठने दो। हालांकि, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम निश्चित रूप से गड़बड़ कर दोगे। नीजी, मुझे लगता है कि तुम सचमुच खुद से आगे निकल रहे हो, यह नहीं बता सकते कि बॉस कौन है। हो, क्या आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वही आप सोचते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आदर्श सुंदर हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। बुलेट टिप्पणियां सभी तोवानजी का उपहास कर रही थीं, एक भी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके प्रशंसक बहुत मतलबी थे। वह जो भी कहता वे हमेशा उसके खिलाफ जाते। अगर वह पूर्व कहता तो उसके प्रशंसक निश्चित रूप से पश्चिम कहते। वह पहले से ही इसका आदी था। वह नाराज नहीं था। उसने 2 गहरी सांसें लीं और जारी रखा। नीजी, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बॉस कौन है। नीजी, मुझे लगता है कि तुम अपनी पहचान नहीं पहचान सकते। अनफॉलो चेतावनी, अनफॉलो चेतावनी, डॉट डॉट डॉट। तोवानजी ने अनफॉलो चेतावनियों से भरी स्क्रीन को देखा। हालांकि वह जानता था कि वे शायद मजाक कर रहे थे, फिर भी उसने अपना सुर बदला और कहा, भाइयों उत्साहित मत होइए, मैं दुश्मन हानशिन के बारे में बात कर रहा हूँ। तोवानजी के समझाने के बाद उसने खेल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसने चुपके से मध्य लेन की मिनियन लाइन की ओर अपना सिर दिखाया, मानो वह रेड बफ की ओर जा रहा हो। असल में वह सीधे झाड़ियों के बीच से होते हुए मध्य लेन के डिफेंस टावर के नीचे चला गया। इस बीच एंजेला और डियान वेई सीधे निचली लेन में चले गए। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर निचली लेन को धकेलने की योजना बनाई। विरोधी टीम के 5 लोग दिखाई ही नहीं दिए थे। वे शायद रेड बफ के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठे थे। उसे पहले ही सब कुछ समझ आ गया था। इतनी आसान चाल के साथ क्या उन्हें सचमुच लगा कि वह फिर से इसमें फंस जाएगा? उसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था? तोवानजी धूर्तता से मुस्कुराया। हे, ऐसा लगा जैसे उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। तभी विरोधी टीम के 5 लोग दिखाई दिए, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट तोवानजी की कल्पना से बिल्कुल अलग थी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तोवानजी के चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या हो रहा था? ये लोग रेड बफ पर घात क्यों नहीं लगा रहे थे? वे टॉप लेन में क्यों भागे? पहला खून, ब्लू टीम के हानशिन ने रेड टीम के कई वेंजी को मार डाला। डबल किल, ब्लू टीम के हानशिन ने रेड टीम के लूबो को मार डाला। जब वह सोच ही रहा था, लूबो और कई वेंजी अपनी टॉप लेन से पहले ही मर चुके थे। हे भगवान, हानशिन, वह साजिश रचने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई टॉप लेन में भागने की? तोवानजी नियंत्रण खोने लगा और गाली देना चाहता था, लेकिन चूंकि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। हानशिन निष्पक्ष नहीं खेलता। उसने कहा था कि हम रेड बफ पर द्वंद्व युद्ध करेंगे। वह टॉप लेन में क्यों भागा? और वह बहुत सारे लोगों को लेकर आया। इस व्यक्ति पर वास्तव में बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। नीजी, तुम भी उतनी ही साजिश रचने वाली हो। रोहन ने रेड बफ पर मिलने की योजना नहीं बनाई थी और न ही तुमने बनाई थी। अपनी आस्तीन में इतने सारे ट्रिक्स के साथ आप गूज डक क्यों नहीं खेलते? लॉल, क्या यही दुष्ट पहले शिकायत करते हैं का मतलब है? मैंने इसे सीख लिया है। ये सही है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहले बोलो। तोवानजी ने अपना कीबोर्ड उठाया और एक कीबोर्ड योद्धा बन गया। तोवानजी हो ही हानशिन, आपके साथ क्या गलत है? हम रेड बफ में मिलने के लिए सहमत हुए। अभिमानी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हानशिन, मैं गया था, तुम नहीं आए, इसलिए मैं चला गया। क्या तुम डरे हुए हो? आने की हिम्मत नहीं है? सदियों से तुम्हारा इंतजार किया और तुम फिर भी नहीं दिखे। विरोधी हानशिन जानता था कि कैसे पलटवार करना है, सीधे ऊपरी हाथ हासिल करना। उन्होंने दावा किया कि तोवानजी नहीं गया था और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब तोवानजी ने ये देखा तो वह फट गया। वह डर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी को कभी डरना नहीं चाहिए। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो लड़ें। तोवानजी हो ही, आप उन सभी 5 को लाए। हम एक द्वंद्व युद्ध पर सहमत हुए। क्या आप इतने कमजोर हैं?
आपको ऐसा करने के लिए इतने सारे सहायकों की आवश्यकता है। अभिमानी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? हान शिन, लॉल, आपका टॉवर चला गया, अलविदा। तोवानजी चौंक कर जाग गया। उसे उनका टॉवर याद आया। उसने मिनी मैप को देखा, वे पहले ही ऊंची जमीन पर पहुंच चुके थे। तोवानजी ने जल्दी से ऊंची जमीन की ओर एक अंतिम कौशल का इस्तेमाल किया। एक बड़ा पक्षी उड़ गया। हानशिन अपनी जगह पर जड़वत था। उसने जल्दी से हो यी को भी वहां पहुंचने के लिए नियंत्रित किया। उसने भ्रम में पूछने का नाटक किया, क्या ये हानशिन टाइप करते समय टावरों को धक्का दे सकता है? नीजी, क्या तुम बेवकूफ हो? उसे ये भी नहीं पता। जब तक वह वापस दौड़ा तब तक उनका ऊंचा स्थान जा चुका था। एंजेला और दियान वेई भी घर नहीं गए। वे विरोधी टीम के ऊंचे स्थान को धकेलने में व्यस्त थे। उनकी गति निश्चित रूप से विरोधी टीम जितनी तेज नहीं थी। टुवानजी आखिरकार क्रिस्टल पर पहुंचे। कौशल 1, कौशल 2, ऑटो हमला। लगातार ऑपरेशन की लहर के बाद वह तुरंत मारा गया। लॉल लॉल, नीजी, आप वास्तव में बुरे हैं। अब इसे मत खेलो, बस जाओ और गूज गूज डक खेलो। कम से कम आप कभी कभी 1 या 2 गेम में कुछ जागृति दिखाते हैं। गूज गूज डक खेलने में क्या मज़ा है? मैं अभी भी नीजी को शीप स्टेज दो। आई वॉन्ट टू एवरी स्टेज मारियो के बाद के चरणों में खेलते देखना चाहता हूँ। ऊपर वाला व्यक्ति, नीजी, पेशा बदलने पर विचार करो। ग्रे स्क्रीन को देखते हुए और बुलेट कमेंस में नेटिजन्स का मजाक। वह स्तब्ध था। ये खेल इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? एंजेला और दियान वेई ने विरोधी टीम के ऊंचे मैदान को धकेलने के बाद उन्हें घर पर स्थिति दिखाई दी। वे सब याद करने लगे। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। पर्याप्त समय नहीं था। क्रिस्टल में स्वास्थ्य की बस कुछ बूंदें बची थीं, कुछ और ऑटो अटैक और यह शायद चला जाएगा। लूबो और कैवेंजी अभी अभी बेस से पुनर्जीवित हुए थे और अब वे काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे 5 विरोधी खिलाड़ियों के समूह की ओर। बिना किसी संदेह के, इससे पहले कि वे अपना कौशल दिखा पाते, वे तुरंत मारे गए। तोवानजी ने अपना सिर हिलाया, आह भरी, कितनी दयनीय मौत। नीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में बात करने की? तुम्हारा चेहरा कहाँ है? नीजी हमेशा की तरह बेशर्म है, क्या तुम लोगों को अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ? नफरत करने वाला, लूबो, अपनी माँ का खेल खेलो। अगर नहीं खेल सकते तो बेतरतीब आदेश मत दो। अभी भी बैकडोर से घुसने की कोशिश कर रहे हो और परवाह भी नहीं कर रहे कि तुम्हारा अपना क्रिस्टल कब बैकडोर से घुस जाए। कितना समय की बर्बादी है, कमीने साथी। प्रश्नवाचक चिन्ह। तोवानजी अब गाली भी देना चाहता था। उसने अपना कीबोर्ड उठाया और टाइप करना शुरू कर दिया। क्रिस्टल फट गया। उसका संदेश नहीं पहुंचा। धिक्कार है, ये कैसा इंसान है? एक जुड़े हुए जुड़वां सपोर्ट के साथ कभी टीम फाइट में हिस्सा नहीं लेता, और फिर बिल्कुल अंत में वह ये कहता है, धिक्कार है। 6, लॉल, अच्छा शापित। नीजी शापित होने के लायक है। वह एक नौसिखिया है। नीजी को कोसना एक बात है, लेकिन ये लूबो भी अच्छा नहीं है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो एक सपोर्ट को घसीटते हैं और कुछ नहीं करते। गालियां देते हुए तोवानजी ने दूसरा गेम शुरू किया। टीम के बेकार साथी। इस बार वह पहले पिक स्लॉट में था। अब वह चुन सकता था कि वह क्या खेलना चाहता है। पिछले गेम में उसे मजबूरन एक निशानेबाज चुनना पड़ा, और बिना किसी सहारे के निशानेबाज, ये बहुत ही दयनीय था। वह अब भी जंगलर के रूप में खेलना पसंद करता था। इस गेम में वह उस हानशिन को दिखावा करेगा। उसने अपना हान तियातियाव निकाला। विरोधी टीम के चयन समाप्त होने के बाद चुनने की उसकी बारी थी। उसने हानशिन को चुना। इसी समय 5वीं मंजिल पर मौजूद टीम के साथी ने उसे टाइप किया, पहली मंजिल, क्या तुम मुझे अपना हानशिन दे सकते हो? तोवानजी ने ये देखा और हंस पड़ा। ये व्यक्ति सपना देख रहा होगा। पहली मंजिल पर रहकर अपना हीरो चुनना कितना मुश्किल है, मैं उसे कैसे दे सकता हूँ? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं भी उसे खेलना चाहता हूँ। 5वीं मंजिल पर मौजूद खिलाड़ी ने टाइप किया, ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। बधाई हो, तुम मेरी छोटी नोटबुक में हो। तोवानजी और भी जोर से हंसा। ये व्यक्ति बहुत मजाकिया है, मुझे अपनी छोटी नोटबुक में डाल रहा है। एक छोटी सी नोटबुक का क्या फ़ायदा? सच में, पिछले कुछ खेलों में मुझे किस तरह के अजीब साथियों का सामना करना पड़ रहा है। नीजी, मेरी सलाह है कि तुम अभी मत हंसो। मेरा सुझाव है कि तुम उसे हीरो बना दो। ऊपर, तुमने नीजी को क्यों बताया? बेहतर है कि उसे खुद का आनंद लेने दो। चुप रहो, उसे मत बताओ, उसे हानशिन खेलना जारी रखने दो। ऊपर, तुम एक साजिशकर्ता हो, हमेशा अमानवीय काम करते रहते हो। भाइयों, नीजी को मत बताना, बस अच्छे प्रदर्शन का इंतजार करो। टुवानजी की नज़र बुलेट स्क्रीन पर टिप्पणियों पर पड़ी। वह थोड़ा घबरा गया। उनका क्या मतलब था? उसने इस व्यक्ति के बारे में पहले क्यों नहीं सुना था? खेल शुरू हुआ। किंग ऑफ ग्लोरी में आपका स्वागत है। दुश्मन 5 सेकंड में युद्ध के मैदान में पहुंच जाएगा। कृपया युद्ध के लिए तैयार रहें। सभी सैनिक हमला करते हैं। रोहन के पास इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था।
अपने हानशिन को संचालित करते हुए वह इस खेल को दिखाने के लिए तैयार था। बेस छोड़ने के बाद वह लाल बफ के पास गया। वह उछला और लाल बफ के फिर से प्रकट होने का इंतजार करने लगा। उसने मिनी मैप पर नजर डाली। वह व्यक्ति क्या कर रहा था? वह बेस क्यों नहीं छोड़ रहा था? क्या वह AFK था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने उस नायक को चुना जिसे वह पहले खेलना चाहता था और उसका साथी AFK गया। हालांकि टुवानजी उस समय भी बहुत सरल सोच रहा था, मैं तुम्हें इस खेल में जीत दिलाऊंगा। इससे पहले कि वह कोई जवाब पा सके, लाल बफ फिर से प्रकट हो गया। उसके पास लाल बफ पर हमला शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है ताई जैनरेन, तुमने मेरा हीरो चुरा लिया और फिर मुझे बाहर जाने के लिए कहा। तुम सपना देख रहे हो, बस इस खेल को हारने का इंतजार करो। तोवानजी, जिसने अभी अभी लाल बफ खत्म किया था और अब जंगली सुअर पर हमला कर रहा था, ये संदेश देखा और पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्यों परेशान हो? वह सिर्फ इसके लिए AFK गया था। हालांकि इस खेल में जीत के लिए तोवानजी झुक सकता है और खींच सकता है। तोवानजी हो ही ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। मुझे तुम्हारा हीरो नहीं चुराना चाहिए था। क्या तुम कम से कम बाहर आकर थोड़ी देर खेल सकते हो? यह टाइप करने के बाद तोवानजी ने अपना जंगल का रास्ता जारी रखा। जब तोवानजी जंगल के राक्षसों की खेती कर रहा था तो उसने स्क्रीन के सामने खड़े लोगों को खुश होते हुए कहा, नीजीस देखा, ये प्रभाव है। अगर भविष्य में तुम्हारे साथी AFK हो जाएं तो डरो मत। जो तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है उसका पालन करो, तुम अभी भी उसे मना सकते हो। खेल खत्म होने के बाद उसे कोसना। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। नीजी, शुभकामनाएं। बात करने से पहले तुम्हें ये खेल खत्म कर लेना चाहिए, बाद में तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ पड़ेंगे। तुम सच में निराशाजनक हो। मैं अभी से देख सकता हूं कि तुम कितनी बुरी तरह मरोगे। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। क्या तुम सच में उसे सुधारना चाहते हो? मुझे लगता है तुम दिवास्वप्न देख रहे हो। बुलेट स्क्रीन पर टिप्पणियों से तोवानजी थोड़ा उलझन में था। क्या ये व्यक्ति पहले ही बाहर नहीं आ गया था? क्या वह उसके द्वारा राजी नहीं हुआ था? ये हो नहीं सकता है ना। अगर रोहन सुनना नहीं चाहता था, वह बस AFK जाना जारी रख सकता था। वह बाहर क्यों आया? तोवानजी को अचानक एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने एक संभावना के बारे में सोचा। वह नहीं होगा। इससे पहले कि वह इस विचार को व्यक्त कर पाता, पहला खून पहले ही दे दिया गया था। ब्लू टीम सन शांगजियांग ने रेड टीम ताई जैनरेन को मार दिया। क्या बात है? क्या ये व्यक्ति वास्तव में ऐसा कर रहा है? क्या वह खेल को ठीक से नहीं खेल सकता? क्या इस तरह खेलना मजेदार है? हा, शाबाश। नीजी की अभिव्यक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तोवानजी हो ही। एक बड़े प्रश्न चिन्ह ने उस समय तोवानजी के मूड को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मेरे पास एक छोटी नोटबुक है ताई जैनरेन, तोवानजी ने मुझे एक बार कोसा। मेरी छोटी नोटबुक में एक बार फिर नोट कर लिया। तोवानजी हो ही। मेरे पास एक छोटी नोटबुक है ताई जैनरेन, तोवानजी ने मुझे एक बार फिर कोसा। मेरी छोटी नोटबुक में एक बार फिर नोट कर लिया, कुल 3 बार। तोवानजी ने उसे अवाक भाव से टाइप करते देखा। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। वह अब उससे परेशान नहीं होगा। उसका हानशिन एक निराशाजनक स्थिति से भी वापसी कर सकता है। दुश्मन टीम में सिर्फ 6 लोग थे, है ना? 4 बनाम 6, कोई बड़ी बात नहीं। ये खेल अंततः एक टावर पुशिंग गेम था और उसका हानशिन कभी किसी से नहीं डरता था। तोवानजी ने एक और छोटे जंगल राक्षस को साफ किया। वह मुड़ा और मिड लेन में चला गया। इस गेम में सबसे निचली लेन खेलने योग्य नहीं थी। हमले का संकेत देने के बाद वह विस्थापन कौशल के साथ आगे बढ़ा। व्यापक झटका। उनके साथी जियाओ कियाओ ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। दुश्मन जोंगलियांग को हवा में फेंकने के लिए दूसरे कौशल का उपयोग किया। छलांग, खटखटाओ। उसके बाद उसका अंतिम। दुश्मन जोंगलियांग की लैंडिंग से पहले ही मौके पर मौत हो गई। तोवानजी ने एक संकेत भेजा। शाबाश। नीचे की लेन में बहुत कठिन समय था। पहला मार। ब्लू टीम सन शांगजियांग ने रेड टीम ताई जैनरेन को मार डाला। डबल मार। ब्लू टीम सन शांगजियांग ने रेड टीम डी रेंजी को मार डाला। तोवानजी ने अपना सिर हिलाया। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बोझ था। उसने प्रार्थना की कि वह भविष्य में इस व्यक्ति से फिर कभी न मिले। वह इसे और नहीं ले सकता था। तोवानजी हो ही डी रेंजी, अधिक सावधानी से खेलें। टॉवर में छिपें और बाहर न जाएं। मैं बाद में स्प्लिट पुश करूंगा। लिटिल ऑरेंज, डी रेंजी ठीक है। आई हैव ए लिटिल नोटबुक ताई जैनरेन, दुश्मन सावधान रहना, हमारा हानशिन स्प्लिट पुश करने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह। लानत है, ये व्यक्ति बहुत परेशान करने वाला है। यदि यह व्यक्ति जापानी विरोधी युद्ध के दौरान आसपास होता तो वह निश्चित रूप से एक कठपुतली सेना होता। शुभकामनाएं। शांति से आराम करें। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसने उसके साथ खिलवाड़ किया हो फिर भी उस खाते के साथ अच्छा समय बिताता हो। ... ये गेम काफी मुश्किल था क्योंकि कोई फीड कर रहा था।
तुवानजी इस गेम में बहुत व्यस्त था। उसे एक पल में मिड लेन में मदद करनी थी और फिर अगले ही पल टॉप लेन में स्प्लिट पुश करना था। जब वह स्प्लिट पुश करने गया तो उसे इस व्यक्ति से भी सावधान रहना पड़ा जो लगातार अपना ठिकाना बता रहा था। रोहन ने ड्रैगन को लेने की हिम्मत भी नहीं की। वह सिर्फ एक ड्रैगन लेने गया था और जैसे ही वह इसे खत्म करने वाला था, इस व्यक्ति ने दुश्मन को सूचित किया कि वह ड्रैगन को मारने वाला था। वह इसे एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका। तुवानजी मदद नहीं कर सका लेकिन अपने कीबोर्ड और माउस को फेंकना चाहता था। ठीक है, फिर उसने हार मान ली। वह मर जाएगा। ठीक है, ये खेल यहीं समाप्त होता है, अब और नहीं खेलना है। उसने हान शिन को नियंत्रित किया और दुश्मन क्रिस्टल की ओर बढ़ गया। नीजी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? उसने खुद पर हार मान ली है। इस खेल में उस व्यक्ति के साथ ये निश्चित रूप से अजेय है। यह एक निश्चित नुकसान है। चलो अगला गेम शुरू करते हैं। हान शिन ने विस्थापन कौशल का इस्तेमाल किया और क्रिस्टल में चला गया। इस समय उसका ठिकाना सीधे उजागर हो गया। हर किसी ने सोचा कि यह व्यक्ति पूरी तरह से जीने और मौत की तलाश से थक गया है। बिना किसी कारण के क्रिस्टल को अकेले करने जा रहा है। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है। ताई जैनरेन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। तुम नौसिखिए, मर जाओ। तुवानजी क्रिस्टल तक पहुंच गया। एक व्यापक झटका के साथ क्रिस्टल ने स्वास्थ्य की कुछ बूंदें खो दीं। उसने ऑटो अटैक जारी रखा। वह पूरी तरह से तैयार था, यहां तक कि उसका ऑटो अटैक डैमेज भी बहुत ज़्यादा था। जब उसका स्वास्थ्य आधा हो गया तो उसने अपना अल्टीमेट सक्रिय कर दिया। अल्टीमेट के बफ के साथ वह थोड़ी देर और टिक सकता था। अल्टीमेट खत्म होने के बाद उसने अपना पहला कौशल इस्तेमाल करना जारी रखा। व्यापक झटका। क्रिस्टल का स्वास्थ्य केवल 1/3 बचा था। हो, इस पल में तुवानजी की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उम्मीद है। वह मूल रूप से बस हार मान लेना चाहता था और एक गार्जियन एंजल खरीदा। आखिरी सेकंड में रोहन एड, लेकिन उसके पास गार्जियन एंजल था। वह फिर से होश में आ गया। उसकी हालत देखकर सभी विरोधी उसे याद करने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अरे बाप रे, कितना मुश्किल था। उसने जल्दी से और चुपके से एक उपकरण खरीदा। वह सबसे तेज गति से नुकसान पहुंचाता रहा। स्वीप, बुनियादी हमला। उसके पास सिर्फ एक बूंद स्वास्थ्य बचा था। आह, क्या अफसोस है, बस थोड़ा सा कम होगा कि नीजी आमतौर पर गंभीर नहीं होता, हमेशा मुश्किल क्षणों में थोड़ा कमज़ोर होता है। हे भगवान, कमाल है। दिखावा। डॉट 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 डॉट। स्ट्रीम पर टिप्पणियों का रुख अचानक बदल गया। पता चला कि तुवानजी मरा नहीं था, उसने अमर ब्लेड खरीदा था। नीजी का ऑपरेशन मुश्किल लग रहा है, लेकिन असल में आसान नहीं है। नीजी को बधाई देते हैं, हान शिन एक ही लड़ाई में मशहूर हो गया। बहुत बढ़िया। अमर ब्लेड ने उसका आखिरी वार रोक दिया और वह बच गया। उसने जल्दी से अपना पहला हुनर इस्तेमाल किया। एक स्वीप के बाद क्रिस्टल के स्वास्थ्य की आखिरी बूंद भी उसने ले ली। 2 प्रतिद्वंदी बेस पर लौट आए थे और 3 अभी भी रास्ते में थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सब बेकार था। खेल खत्म। वह जीत गया। तुवानजी ने अपने सामने जीत को देखा, गहरी सांस ली और खुशी से चिल्लाया, नीजिस, मैं तुमसे पूछता हूँ, और कौन है? फिर से घमंडी हो रहा है। तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते है ना? भाइयों, उसकी तारीफ मत करो, उसे डांटो। क्या यह महज इत्तेफाक नहीं है? इसमें खुश होने की क्या बात है? जल्दी करो और स्वर्ग से नीचे आओ। चलो अगला खेल शुरू करते हैं। कमेंट्स में संदेश देखकर तुवानजी ने आंखें घुमाईं। नीजिस, अगर तुम्हें मुझसे जलन हो रही है तो कह दो। मुझे पता है कि तुम मेरे मूव्स नहीं कर सकते। चुप रहो, मेरे साथ ज्यादा समय बिताओ, शायद मैं तुम्हें सिखा दूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम ठीक हो? अनफॉलो चेतावनी। डॉट 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 डॉट। तुआनजी ने देखा कि टिप्पणियों में अनफॉलो चेतावनियों की एक और लहर आ रही है, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आह नीजिस, चलो अगला गेम जारी रखते हैं, मैं तुम्हें बाद में एक और लहर दिखाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने तुरंत गेम शुरू करने के लिए क्लिक किया। वह पहले ही इटर्नल डायमंड टियर तक पहुंच चुका था। अब समय आ गया था कि उसे बैन किया जाए और हीरो चुना जाए। वह इस गेम में 5वें पिक पोजीशन पर था। अब समय आ गया है, वह हीरो नहीं चुन पाएगा। उसने जल्दी से टाइप किया, प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से विनती करता हूं, कृपया हान शिन को मेरे लिए छोड़ दें, मैं आपको ले जाऊंगा। जैसे ही उसने टाइप करना समाप्त किया, बदले में उसके साथी ने सीधे हान शिन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुवानजी बार बार गुस्से से भर रहा था। ये क्या बकवास है? हर गेम में मुझे ऐसे अजीब लोग मिलते हैं। क्या अब हम खेल ठीक से नहीं खेल सकते? हमेशा तुम ही क्यों? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये तुम्हारी समस्या हो सकती है? हंसी। बस आत्मसमर्पण कर दो। खेल शुरू हुआ।
किंग ऑफ ग्लोरी में आपका स्वागत है। दुश्मन 5 सेकंड में युद्ध के मैदान में पहुंच जाएगा। कृपया तैयार हो जाओ, सभी सैनिक हमला करें। खेल में सुनाई देने वाली आवाज़ के साथ वे किंग्स कैन्यन में दाखिल हुए। उसने खिलाड़ियों की सूची खोली। धिक्कार है। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। वह चौंक गया। क्या बकवास है, इस व्यक्ति को क्या हो गया है? उसका उससे फिर से सामना क्यों हुआ? हा 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 हा। नीजी, शुभकामनाएं, तुम्हारा काम हो गया, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। तोवानजी गोईगुजी, तुम फिर से क्यों? क्या तुमने ही मेरे हीरो को अभी अभी बैन किया था? मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है, ताई जनरेन, तो क्या हुआ अगर ऐसा था? तोवानजी गोईगुजी, लानत है। मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है, ताई जनरेन। तोवानजी ने मुझे फिर से कोसा, इसे फिर से छोटी नोटबुक में जोड़ दिया। लानत है। तोवानजी अब उसे कोसने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। गालियां पहले से ही उसकी जुबान पर थीं। स्ट्रीम पर, स्ट्रीम पर, स्ट्रीम पर। रुको रुको रुको। तोवानजी ने मन ही मन इसे कई बार दोहराया, इससे पहले कि वह किसी तरह खुद को नियंत्रित कर पाता। MDJZ, मैंने इस गेम के लिए एक सपोर्ट चुना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि यह गेम खत्म हो गया है, इसलिए मैं बस आराम से खेलूंगा जब तक मैं खुश हूँ। तुम्हारा मुंह तुम्हारे पूरे शरीर का एकमात्र कठोर हिस्सा है ना? अगर तुमने अभी अभी अकाउंट बदला होता तो यह इतना कठोर नहीं होता। नीजी, तुम्हारा अकाउंट बर्बाद हो गया है, इसे बदलो, इसे बदलो। तोवानजी अभी अभी लेन में पहुंचा था। उसने तुरंत एक सिग्नल पिंग किया, हमला शुरू करो। पिंग करने के बाद उसने तुरंत अपना दूसरा कौशल इस्तेमाल किया और दुश्मन होई की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथी मार्को पोलो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके पीछे पीछे चल रहा था। दुश्मन होई भागना चाहता था, लेकिन तोवानजी ने उसे मौका नहीं दिया। एक फ्लैश आगे, दुश्मन होई को सीधे सीसी किया गया और वह हिल नहीं सका। मार्को पोलो ने करीब से पीछा किया, गोलियों की बौछार, कई बुनियादी हमले। सीधे पहला खून हासिल किया। शाबाश। उसके साथी की ओर से प्रशंसा। प्राप्त। तोवानजी ने गर्व से प्राप्त पर क्लिक किया। नीजिस, समझ रहे हो? गुईगुजी, ऐसे खेलते हो। पहले स्तर पर दूसरे कौशल को प्राथमिकता दें। अपने निशानेबाज से चर्चा करें, उसे आक्रमण के लिए तैयार रहने को कहें, फिर सीधे आक्रमण करें और पहले स्तर पर प्रतिद्वंद्वी को मार गिराएं। पहला खून हासिल करने के बाद उसे अपने प्रशंसकों को थोड़ा समझाना और दिखावा करना जरूर पड़ा। यह जरूरी नहीं है, तुम ये गेम हारने वाले हो, हार मान लो और जल्दी से अगला गेम शुरू करो। कभी हार मत मानो, नीजी, हार मत मानो। उससे लड़ो। यह आदमी बहुत घमंडी है। वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। यह आदमी असल में न तो खिला रहा था और न ही AFK जा रहा था, बल्कि जंगल के राक्षसों की खेती कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस आदमी के पास जरूर कोई चाल होगी। उसने बॉट लेन में निशानेबाज की मदद की और उस आदमी का पता लगाया। उसने बॉट लेन को डबल किल हासिल करने में मदद की। आखिरकार उस आदमी ने एक चाल चली। तोवानजी उसके पीछे गया, ये देखने के लिए कि वह किस तरह की चाल चल रहा है। उसके वहां पहुंचने से पहले ही एक लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस आदमी ने दुश्मन मिडलेना वांग झाओजुन को मार गिराया था। तोवानजी थोड़ा उलझन में था। उसने खुद से बुदबुदाया, क्या उसने कोई नया मोड़ ले लिया? बिल्कुल नहीं। रोहन को यकीन नहीं हुआ। क्या नीजी इतना भोला है? वह सचमुच उस पर विश्वास करने की हिम्मत करता है, सचमुच बहादुर है। यहाँ बैठा नी जेड के अपने शब्द वापस लेने का इंतजार कर रहा है। तोवानजी के संदेह के बीच वे शुरुआती और मध्य खेल को आसानी से पार कर गए। वे अंतिम खेल में पहुंच गए। ज्यादा सोने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही 6 आइटम थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। उस व्यक्ति को 6 आइटम कैसे मिले? उसका सोना कहाँ से आया? हे भगवान, ये व्यक्ति बहुत ही कपटी है। वह जंगल में खेती करता रहा। जंगल साफ करने के बाद उसने मध्य लेन में खेती की और फिर शीर्ष लेन का मिनियन लहरें। हमारे मध्य और शीर्ष लेन का सोना बर्बाद हो गया है, केवल निशानेबाज का सोना अभी भी कुछ हद तक ठीक है। ये खत्म हो गया। उसे बुरा लगा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ड्रैगन पिट में कुछ हो चुका था। पहला कत्ल, दोहरा कत्ल, तेहरा कत्ल। दुश्मन के निशानेबाज ने उनके मध्य, शीर्ष और जंगल को मार डाला और बैरन को भी चुरा लिया। सुनना, इससे खेलना और भी मुश्किल हो जाता है। 2 सोने से वंचित खिलाड़ी, एक अभिनेता। निशानेबाज का सोना दुश्मन के सोने से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वह इस जंगलर के लगातार फीड का सामना नहीं कर सकता। उसका सोना इतना ज्यादा था कि वह दुश्मन के निशानेबाज को मिनटों में स्नोबॉल बना सकता था। वह अवाक रह गया। खेलने के लिए कुछ नहीं बचा था। तोवानजी ने सरेंडर बटन की ओर देखा और सीधे उसे दबा दिया। समय बर्बाद नहीं करना है, चलो अगला गेम शुरू करते हैं। नीजी डर गया। तुमने कहा था आदमी डरता नहीं, बस करता है, तो तुमने पहले ही हार क्यों मान ली? छोटी बिल्ली चेंग याओजिन, आत्मसमर्पण मत करो। जंगलर के यहाँ होने से हम अभी भी खेल सकते हैं।
ये संदेश देखकर तूफान जी गहरी सोच में पड़ गए।